हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 8 रूरल लिवलीहुड्स। तो इसमें हमें जो विलेजेस वाले एरिया हैं वहाँ लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था काफ़ी तरीके की डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, और हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं और कैसे वो लोग काम करते हैं। सबका ऑक्यूपेशन अलग है। कुछ फार्मर हैं जो प्लांट ट्री क्रॉप उगाते हैं और उनके लिए यही सब इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न, डिफरेंट वेज जिससे पीपल अर्न करते हैं, कमाते हैं और अपनी जीवन व्यापन करते हैं गांव में। एंड जैसे हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में देखा था वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न अ लिविंग, यानी लोग बराबर होते हैं। वी विल लुक एट द सिमिलरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। हम देखेंगे कि गांव के लोगों की सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और कौन कौन सी उनकी लाइफ की सिचुएशंस की प्रॉब्लम है जो वो फेस करते हैं। तो जैसे गांव में देखिए कई सारे काम होते हैं। यहाँ पर कोई हॉकर है जो सब्जी बेच रहा है, यहाँ पर मकान बनाने वाले लोग हैं, यहाँ पर फार्मर हैं कुछ फिशिंग कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलपट्टू विलेज के बारे में। तो कलपट्टू विलेज है और कलपट्टू एक गांव है जो कि तमिलनाडु की सी कोस्ट वाले एरिया में है, यानी तमिलनाडु का एक ऐसा गांव है ये जो कि नदी के किनारे है। यहाँ पर लोग काफ़ी तरीके के काम करते हैं। जैसे दूसरे विलेजेस में भी काफ़ी तरीके के काम चलते हैं। नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट, ब्रिक्स, बुलक कार्ट एक्सेट्रा। तो कलपत्तू विलेज में एक तो ऐसे काम होते हैं जो कि जैसे कुछ लोग तो खेती करते हैं, कुछ लोग खेती नहीं करते। वो लोग बास्केट बनाते हैं, यूटेंसिल घड़े वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग बुलक कार्ट चलाते हैं, टांगा वगैरह। तो कई लोगों के अलग अलग काम होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक स्मिथ हैं, कुछ नर्स हैं, तो कुछ टीचर हैं, कुछ सोना लोहार बनाते हैं, लोहार हैं, तो कुछ वॉशरमैन हैं, कुछ वीवर्स हैं, सिलाई बुनाई करते हैं, बार्बर्स हैं, बाल काटने वाले, साइकिल को रिपेयर करने वाले मैकेनिक हैं, और सो ऑन। बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं। तो कुछ किन्हीं किन्हीं की दुकान भी है, तो कुछ व्यापारी हैं। तो बहुत सारे टाइप के ऑक्यूपेशंस है गांव में भी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली खेती बाड़ी का ही ऑक्यूपेशन है। तो देखिए जो कलपत्तू विलेज है उसकी पहली जो स्ट्रीट आती है, पहला जो उसकी रोड है वो एकदम बाज़ार जैसी लगती है। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, काफ़ी सारी वैरायटी की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी। चाय की दुकान मिल जाएंगी, ग्रोसरी शॉप्स मिल जाएंगी, फॉर्च्यून की दुकान मिल जाएंगी, बार्बर जहाँ पर लोग बाल काटवाते हैं, और क्लोथ की, कपड़ों की दुकान, दर्जी की दुकान, फर्टिलाइज़र जहाँ पर किसानों के लिए पेस्ट मिलते हैं, मतलब जैसे कीड़े मकोड़े मारते हैं ना किसान फर्टिलाइज़र वगैरह लगा के अपनी खेती में, तो वो मिल जाते हैं। और सीड, यानी जहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट के सीड मिलते हैं, वो वाली दुकान भी हो जाती हैं काफ़ी। वहाँ पर आप कलपत्तू विलेज में 4 टी शॉप हैं, और वहाँ पर टिफ़िन भी बेचते हैं लोग। जैसे इडली हो गए, डोसा हो गया, उपमा हो गया। मतलब मेनली जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पर उपमा, डोसा, इडली यही सभी खाया जाता है ना। तो टी शॉप वगैरह पे यही सारे मिलते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये सब हैं। और अगर आप शाम को आ रहे हैं तो आपको वड़ई, बोंडा, मायसोरे पाक इवनिंग में मिल जाएगा। टी शॉप के कॉर्नर में ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, और वहाँ पर वूज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप, और इनके घर पर ही उनकी दुकान टाइप की वर्कशॉप है। और ब्लैक स्मिथ के नज़दीक ही एक साइकिल वाला रहता है जहाँ पर आप साइकिल हायर कर सकते हैं, रिपेयर की दुकान है वहाँ पर। 2 फैमिली ऐसी हैं जो कि कपड़े धोकर अपना गुजारा करती हैं, जीवन यापन करती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आसपास शहरों में जाकर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, या फिर हो सकता है कि वो गाड़ी वगैरह चलाते हों। और विलेज जो है वो पूरी तरीके से मतलब थोड़े थोड़े हल्के हल्के हिल से घिरा हुआ है। पैडी यानी जो धान होती है वो वहाँ की मेन क्रॉप है। पैडी को हम राइस भी कह सकते हैं। तो वहाँ की मेन क्रॉप है दैट इज़ ग्रो इन इरीगेटेड लैंड, और ज़्यादातर यही वहाँ पर उगाई जाती है। काफ़ी सारी फैमिलीज़ एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ पर सारी फैमिलीज़ लगभग एग्रीकल्चर ही करती हैं। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी ही करती हैं। तो कुछ लोग तो कोकोनट की ग्रोव्स उगाते हैं, कुछ कॉटन, कुछ शुगर कैन, मतलब गन्ना, कुछ कॉटन उगाते हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारे तरह की उगाई जाती है, मैंगो की उगाई होती है। अब हम मिलेंगे वहाँ के कुछ लोगों से और मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में समझेंगे। कलपट्टू के गांव के लोगों से हम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिलेंगे तुलसी से।
तो जैसा आपको पता है तुलसी बताती हैं कि सारे जो हम हैं ना वो मैं ना रामालिंगम के लैंड में, रामालिंगम एक ज़मींदार है, उसके लैंड में उसकी ज़मीन पर काम करती हूँ। तो जो तुलसी है उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो एक लेबरर है। लेबरर मतलब एक मज़दूर है, मतलब मज़दूर कह सकते हैं, मज़दूर टाइप से रामालिंगम की ज़मीन पे काम करते हैं क्योंकि उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। तो रामालिंगम के पास 20 एकड़ की खेत है, 20 एकड़ का उनके पास खेत है कलपत्तू में रामालिंगम के पास, और वहीं पर तुलसी काम करती हैं। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज़ टू वर्क ऑन पेडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। तो ये बोलते हैं जब मेरी शादी से पहले मैं अपने ही, मेरा खुद का ही वो था, मतलब मम्मी पापा का इनकी ज़मीन थी, उधर ही ये काम करती थी, उधर ही ये फसल वगैरह उगाती थी, लेकिन अब ये रामालिंगम के ज़मीन पर उगाती हैं। ये कब से कब तक काम करती हैं? सुबह के 8:30 से लेकर शाम के 4:30 तक ये काम करती हैं। और एंड करुथम्मा रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइजर्स, वो बताती हैं कि जो रामालिंगम है ना उसकी जो वाइफ है वो हमें देखती है कि हम ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिस इज़ द वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। तो वो बताती हैं कि कभी कभी ही मुझे काम मिल जाता है, रेगुलर वर्क मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। जैसे कभी कभी मुझे जो फसल हैं उनकी ट्रांसप्लांटिंग का काम मिल जाता है, रुपाई का काम मिल जाता है। कभी कभी मुझे जो भी प्लांट्स उगे हैं ना उनमें वीडिंग यानी गंदे गंदे प्लांट्स को निकालने का काम मिल जाता है, जो ख़राब प्लांट्स हैं उनको निकालने का। कभी कभी मुझे फसल काटने का काम मिल जाता है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ये काम बिना किसी डिफ़िकल्टी के कर लिया करती थी, ये तुलसी जी बताती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ओल्ड होती जा रही हूँ तो मुझे ना झुकने में बहुत परेशानी होने लगी है, और घंटों घंटों तक मुझे, मेरे जो पैर हैं पैरों के लगभग घुटनों तक पानी भरा रहता है, और मेरे घुटनों में दर्द भी हो जाता है ज़्यादातर। रामालिंगम मुझे एक दिन के 40 रुपये देता है, 40 पर डे, यानी 40 रुपये हर दिन के। और ये बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम 40 रुपये के हिसाब से देखें तो महीने के आई थिंक तो 1200 कुछ हमें मिल जाएंगे, या 1100, मतलब बहुत ही कम पैसे मिलते हैं रामालिंगम के खेत में काम करने पर एक दिन के। तो ये बहुत ही कम है। और जितना मुझे अपने, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं होम विलेज में काम करती थी वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी व्हेनेवर देयर इज़ वर्क। लेकिन वो कभी भी रामालिंगम हमें बुला लेते हैं जब भी उन्हें काम की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर रामालिंगम क्या करते हैं कि जो गांव है ना, गांव से ही लोग लेते हैं अपने खेत में काम करने के लिए, कहीं बाहर से नहीं बुलाते। तो रामालिंगम के खेत में कोई भी लग जाता है, मतलब एक तरीके से जो भी गांव का होगा वो रामालिंगम के खेत में आराम से काम कर सकता है। अब वो बताती हैं तुलसी अपने हस्बैंड के बारे में जिनका नाम है रमन। वो भी, उनकी भी कोई ज़मीन नहीं है, मतलब वो भी उन्हीं की तरह, तुलसी की तरह ही ज़मींदार की ज़मीन पर काम करते हैं, और इनका कोई लैंड नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है इनके पास। और कभी ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, यानी इस समय वो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, यानी जो पौधे होते हैं उनमें पेस्टिसाइड डालते हैं जिससे कीड़े मकोड़े पौधों में ना लगें। When there is work on the farm he finds work outside। कभी कभी उन्हें खेत में काम नहीं होता तो वो कहीं और बाहर काम ढूंढ लेते हैं। कभी कभी वो सैंड रिवर फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय, कभी कभी वो जो मिट्टी है उसको उधर उधर ले जाने का काम कर लेते हैं। कभी कभी ट्रक में उन्हें कुछ, जैसे कुछ भी हो गया खेत, मतलब ट्रक में उन्हें पैडी वगैरह यानी जो धान होती है उन्हें ले जाना होता है आसपास के शहरों में। तो मतलब अगर उन्हें खेत में काम नहीं होता तो आसपास बाहर काम ढूंढ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल टास्क एट होम, यानी देखो मैं खेत में तो काम करती हूँ, उसके साथ साथ मैं घर पे भी काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ फैमिली के लिए, घर को साफ़ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और मैं दूसरे औरतों के साथ फॉरेस्ट में जाती हूँ फायरवुड कलेक्ट करने। फायरवुड क्या होता है? देखिए, फायरवुड होता है जो खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है, उसको हम फायरवुड कह सकते हैं। तो वो बाहर औरतों के साथ फायरवुड कलेक्ट करने भी जाती हैं, और 1 किलोमीटर दूर वो पानी भरने जाती हैं। और मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं कभी कभी ग्रोसरी का सामान लाने में, जैसे कभी फॉर्च्यून का तेल वेल हो गया, या हम कह सकते हैं राइस वगैरह हो गया, तो इन सब को लाने के लिए उनके हस्बैंड मदद कर देते हैं। और इनकी बेटियां जो हैं वो स्कूल जाती हैं, और उनकी बेटियां ही उनकी खुशी का, एक तरीके से इनकी बेटियों से इन्हें खुशी मिलती है। पिछले साल क्या हुआ था, इनकी एक बेटी यानी बीमार पड़ गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और हॉस्पिटल ले जाने के पास इनके
मतलब हॉस्पिटल ले जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने रामालिंगम से पैसे लिए थे ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद उन्हें उधार ले लिया था और अब रामालिंगम को उधार वापस करने के लिए उन्हें अपनी एक गाय बेचनी पड़ी, जिससे उनका जो दूध था ना, दूध का जो सोर्स था गाय, उन्हें वो बेच देनी पड़ी रामालिंगम का उधार चुकाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए क्या होता है, जो फार्मिंग होती है ना, ये जो लोग किसान होते हैं वो क्या करते हैं, किस महीने में इनका टाइम आता है करने का। जैसे देखो जून के महीने ये लोग सैपलिंग्स करते हैं, यानी जो पौधे हैं उनकी सैपलिंग्स लगा देते हैं। जुलाई के महीने में ट्रांसप्लांटिंग यानी रुपाई करते हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर के महीने में जो वीडिंग करते हैं, वीडिंग यानी जो गंदे गंदे प्लांट्स होते हैं, सड़े हुए प्लांट्स होते हैं, उनको निकाल देते हैं। उसके बाद अक्टूबर तक ये सब चलता है। उसके बाद नवंबर के महीने में ये सारी फसल काट देते हैं और दिसंबर तक ये सारा काम हो जाता है। मतलब ये जून से शुरू होते हैं, जून से दिसंबर तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और बाकी के जो महीने बचे उनमें क्या होता है, मतलब ये थोड़े बारिश या ठंड के महीने होते हैं, तो इनमें उन्हें कोई और काम करना पड़ता है, या फिर हम इन महीने थोड़ा वो खाली रहते हैं, यही बोला गया है इसमें डायग्राम में। एज यू सो इन तुलसी स्टोरी, तो जैसा हमने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि कितनी पुअर फैमिली थी तुलसी की, और रूरल एरिया में वो रहती थी, गांव के इलाकों में रहती थी। तो कभी कभी लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग, और उसका हर दिन का काम फायरवुड कलेक्ट करने में, पानी लाने में, और ग्रेजिंग करने में, डेयर कैटल ग्रेजिंग, डेयर कैटल यानी गाय वाय को चराने वगैरह में ही निकल जाता है पूरा दिन, खेती बाड़ी करने में। और इवन तो क्या होता है कि वो अर्न भी नहीं कर पाते मनी, मतलब इतना सारा काम करने के बावजूद भी उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, और इतने कम पैसों से ही उन्हें अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। उनकी फैमिली को मतलब इतना सारा उन्होंने स्पेंड किया टाइम, इतना सारा वो मेहनत करते हैं, फिर भी सर्वाइवल के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हो सकते जिससे वो अच्छे से जी पाएँ। और नियरली अगर हम 2/5 देखें तो रूरल फैमिलीज़ में 2/5 ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती। 2/5 का मतलब है, अगर हम ये मान के चलें कि एक गांव में मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, बस मान लीजिए सपोज़ एक गांव में 5 लोग रहते हैं, तो 5 में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी और वो दूसरे ज़मींदार की ज़मीन पर काम कर रहे होंगे, जैसे तुलसी थी। तो कुछ होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत खेत होते हैं अपने, और कुछ होते हैं जिनके पास लैंडलेस होते हैं वो लोग, उनके पास खुद के खेत नहीं होते। और नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल एंड मैनी रूरल एरियाज़, काफ़ी रूरल एरियाज़ में लोग पैसे नहीं कमा पाते, इधर उधर घूमते रहते हैं काम के खोज में, ट्रैवल करते रहते हैं, माइग्रेशन यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, और पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से ही उनका गुजारा चलता है। किसी सीज़न में क्या होता है, बहुत बरसात का मौसम हो जाता है, तो कभी कभी उनकी जो वो खेती करते हैं, ज़्यादा पानी आ जाता है, या फिर बिल्कुल भी खेती, वो मानसून का सीज़न बारिश नहीं पड़ती, कभी कभी ज़्यादा ही बारिश पड़ जाती है। तो मतलब किसानों की जीवन भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जैसे हमने तुलसी की कहानी पढ़ी, ऐसे ही हम सेकर की कहानी पढ़ते हैं। तो सेकर बताते हैं कि हम जो हैं ये धान ले जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि हमारी फैमिली ने, मेरे परिवार ने अभी अभी खेती बंद की है, अभी अभी उन्होंने क्या किया है, अपनी फसलों को काट दिया है, तो अब वो घर ले जा रहे हैं अपने धान को जो उन्होंने काटी है। वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकर्स। तो अब देखिए सेकर के पास अपनी ज़मीन है, लेकिन बहुत कम ज़मीन है सेकर के पास, सिर्फ 2 एकड़ इनके पास ज़मीन है। तुलसी के पास तो ज़मीन ही नहीं थे, और सेकर के पास 2 एकड़ ज़मीन है, बहुत कम ज़मीन है लेकिन थोड़ी सी है। तो इसी में वो सारा काम करते हैं, उनके पूरे परिवार लगा रहता है। कभी कभी स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। कभी कभी जब ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो ये आसपास के दूसरे किसानों से भी अपना काम करवा लेते हैं, मतलब खुद भी लगते हैं, दूसरे फार्मर्स को भी लगा लेते हैं, और रिटर्न में उनकी भी मदद कर देते हैं। कभी कभी जो व्यापारी होते हैं वो इन्हें क्या देते हैं, सीड देते हैं, मतलब जो व्यापारी हैं उनसे ये सीड लेते हैं, अनाज लेते हैं, फर्टिलाइज़र्स लेते हैं। तो इनके पास पैसा नहीं रहता इतना, तो इन्हें व्यापारी से उधार पे लेनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें, और उन्हें वापस करने के लिए जितना भी इन्होंने धान उगाई है ना अपने खेत में, उस धान को सस्ते में बेचना पड़ता है व्यापारी को जिनसे इन्होंने उधार लिया है। ठीक है, इस तरीके से इनका उधार चुकता है। He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him। और कभी कभी क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं वो खुद आ जाते हैं धान लेने, और इनको बेचना पड़ता है एक तरीके से, उधार चुकाने के लिए इन्हें सस्ते में बेचना पड़ता है व्यापारी को अपनी धान। और
अब वो बताते हैं कि सेकर बताते हैं कि मुझे ओनली 60 बैग मिलते हैं पैडी फ्रॉम माई फील्ड, यानी मुझे सिर्फ 60 बैग मिलते हैं पैडी के, धान के, अपने खेत में काम करने पर। अब 60 बैग में से कुछ मेरे परिवार के लिए होता है और कुछ जो मैं उधार ले रखा होता है मैंने, उनको चुकाने के लिए मैं दे देता हूँ। सम ऑफ दिस आई विल सेटल द लोन, यानी जो भी मैंने लोन यानी उधार ले रखा है उन लोगों को दे देता हूँ, और बाकी का जो बचा है धान वो हमारे घर के काम में आ जाता है। बट जितना भी मैं उगाता हूँ ना अपने खेत में, वो सिर्फ 8 महीने तक चलता है, और बाकी के महीने मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ और पैसे भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ 8 महीने तक चलता है, और 8 महीने के बाद के जो महीने बचे उनके लिए मुझे थोड़े और पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए मैं भी ये भी क्या करते हैं, रामालिंगम के राइस मिल में काम करते हैं। तो देखिए रामालिंगम काफ़ी अमीर आदमी हैं, और रामालिंगम की खुद की एक फैक्ट्री भी है, राइस मिल, राइस की फैक्ट्री है। तो जो सेकर हैं वो उनकी राइस मिल की फैक्ट्री में ही काम करते हैं, रामालिंगम की राइस मिल फैक्ट्री में, ठीक है। तो 8 महीने तक तो वो अपने खेत से ही काम चलाते हैं, उसके बाद बाकी के महीने वो रामालिंगम की राइस मिल में काम करते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं, पैडी को कलेक्ट करते हैं दूसरे फार्मर से, और आसपास के गाँव में पैडी को बेचने जाते हैं। और ये बताते हैं सेकर कि इनके पास एक गाय भी है जिससे वो मिल्क लेते हैं, और मिल्क को कहाँ पर बेचाते हैं, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में। यानी मतलब लोकल मिल्क कोऑपरेटिव यानी कुछ ऐसी, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव क्या होती है, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं कि मतलब एक कंपनी टाइप की होती हैं जो कि गरीब लोग, पुअर लोगों से दूध अनाज वगैरह लेती हैं। तो ये मिल्क वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना दूध बेच आते हैं और पैसे उधर से ले आते हैं। तो इस तरीके से इन्हें थोड़ा सा पैसे और मिल जाते हैं हर रोज़ की नीड के लिए, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑन बीइंग ऑन इन डेब्ट, यानी उधार पे रहना। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, काफ़ी सारे फार्मर्स सेकर की तरह क्या करते हैं, जैसे सीड हो गए, अनाज हो गए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब उधार पे ले लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते। और इस पैसों को चुकाने के लिए वो क्या करते हैं, ज़मींदार को एक तरीके से उधार पे लेते हैं, और पैसे को चुकाने के लिए उन्हें देना भी पड़ता है उधार वापस। और अगर उनके सीड ख़राब निकल गए, या फिर पेस्ट जो हैं उन्होंने अटैक कर दिया क्रॉप पर, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, जो वो लेते हैं ना उधार पे वो गलत निकल आता है, अच्छा नहीं निकलता, तब भी इन्हें देना पड़ता है लोन। और लोन देना तब इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उधार देना क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, जो भी इन्होंने उधार पर लिया था वो तो ख़राब निकल आया। तो अब इनके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बने, और ऊपर से इन्हें उधार भी देना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इन लोगों के लिए। और क्रॉप्स भी, मॉनसून, कभी कभी बारिश का मौसम आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो कभी कभी पूरे खेत सूख जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। तो फार्मर्स कभी कभी क्या होते हैं, उधार देने के काबिल नहीं हो पाते, उनके पास पैसे नहीं आते इतने, और पूरी ज़िंदगी के पैसे मिलाकर भी कभी कभी उनका इतना उधार भर जाता है कि वो नहीं दे पाते उसको बिल्कुल भी। और कभी कभी इनके फैमिली के लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है, हैव टू बोरो मोर मनी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। सून द लोन बिकम सो लार्ज, कभी कभी इतना बड़ा उधार हो जाता है कि जितना वो कमाते हैं रीपे करने के वो लायक ही नहीं रह पाते, इतना उनके पास कभी पैसा आता ही नहीं है, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से उधार के शिकार हो जाते हैं। उनके पास इतना उधार बढ़ जाता है, और उसके बाद डिस्ट्रेस यानी कभी कभी उनके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है, जिससे आपने भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा किसानों पे अगर लोन बढ़ जाए ज़्यादा तो उन पे डिस्ट्रेस आ जाता है, कभी कभी वो कमिटिंग सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन अ फ्यू रामलिंगम्स 20 एकड़। तो यहाँ दिखा रखा है कि इस तरीके से खेत वगैरह होते हैं। अब हम रामालिंगम एंड करूथम्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने तुलसी की कहानी पढ़ी, सेकर की कहानी पढ़ी, अब रामालिंगम की कहानी पढ़ते हैं, और करूथम्मा यानी रामालिंगम और उसकी वाइफ। तो देखिए, इन एडिशन टू लैंड, रामालिंगम के पास एक अपना 20 एकड़ का ज़मीन तो है ही, उसके साथ साथ उसकी एक फैक्ट्री भी है और एक दुकान भी है जिसपे वो सीड, पेस्टिसाइड और काफ़ी कुछ बेचता है। फैक्ट्री के लिए वो थोड़ा अपने पैसे खर्च करता है, और कुछ उसने लोन भी ले रखा है अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए अपनी बैंक से, अपनी गवर्नमेंट बैंक से। वो पैडी यानी धान खरीदता है आसपास के गांव में से, और फिर बेच आता है आसपास के गांव में ही। नहीं, दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस, मतलब वो धान आसपास के गांव में से या अपने गांव में से खरीद लेता है, और बस फिर उसके राइस की फैक्ट्री में वो राइस ले लेता है, मतलब डाल देता है।
और फिर उधर व्यापारी को बेचता है आसपास के नियर बाय टाउन्स में। दिस गिव्स देम अ सस्टेनेबल इनकम। तो मतलब उसके पास क्या क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा, देखिए हमने ये पढ़ा कि उसके पास एक ज़मीन है, उसके पास एक फैक्ट्री है, उसके पास एक शॉप है, और इससे उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम बन जाती है, अच्छे पैसे, अच्छे खासे पैसे उसके महीने के बन जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने ना 3 लोगों के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि रामलिंगम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसके बाद देखिए हमने सेकर पढ़ा, सेकर थोड़ा सा सही है, मीडियम है। उसके बाद तुलसी बहुत ही ज़्यादा, उसके पास तो खुद की ज़मीन भी नहीं है, सेकर के पास थोड़ी सी ज़मीन है। तो सेकर एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास खुद की थोड़ी सी ही ज़मीन है, फिर भी 8 महीने तक ही उसका गुजारा चलता है, बाद में उसे रामालिंगम के फैक्ट्री में काम करना ही पड़ता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। तो जैसे हमने कलपत्तू विलेज में तुलसी की कहानी और सेकर की कहानी पढ़ी। तुलसी तो ऐसी है जो एक लेबरर है, लेबरर का मतलब जिसके पास खुद की बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, और सेकर के पास खुद की बहुत कम ज़मीन है, वो एक छोटा फार्मर है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ बड़े फार्मर होते हैं, जैसा कि हमने रामलिंगम को देखा, रामलिंगम एक बड़ा फार्मर है, सेकर एक छोटा फार्मर है, तुलसी तो एक लेबरर है। इंडिया में नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर फैमिलीज। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग तुलसी की तरह क्या हैं, लेबरर ही हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, और सारे के सारे लोग दूसरों की ज़मीन पर ही काम करते हैं। जैसे तुलसी रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। काफ़ी लोग लैंडलेस हैं, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, और काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन बहुत कम है, सेकर की तरह। तो ये हमने पढ़ लिया। In the case of small farmers like Sekar, their land is barely enough to meet their needs. अब देखिए अगर हम देखें तो सेकर जैसे लोगों के पास ना बहुत ही कम ज़मीन होती है, जिसकी वजह से वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। और इंडिया में लगभग 80% फार्मर इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है और उनका लाइफ का गुजारा नहीं हो पाता। 20% इंडिया फार्मर ऐसे हैं जो कि रामलिंगम जैसे हैं, ओनली 20%। बड़े बड़े फार्मर्स तो आराम से अपना गुजारा कर लेते हैं, और ज़्यादातर वो मार्केट में सब कुछ अपना सामान बेच देते हैं और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे रामलिंगम ने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, शॉप खोल रखी है, और व्यापार भी कर लेते हैं, और छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी खोल लेते हैं। तो ये तो बड़े व्यापारियों की, बड़ी फार्मर्स की बात हो गई। लेकिन 80% फार्मर्स तो ऐसे ही हैं जो उनके पास बहुत ही कम ज़मीन है और जिनका गुजारा नहीं हो पाता, उनका जीवन व्यापन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से फार्मिंग होती है कलपत्तू में। फार्मिंग के अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट से चीज़ें लाते हैं, या फिर एनिमल को बेच देते हैं, या फिर दूध वगैरह बेचते हैं, या फिर फिशिंग के सहारे अपना जीवन व्यापन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गांव की अगर हम बात करें, तो अब हम एक गांव की बात करते हैं, उससे पहले हम नागालैंड का टेरेस फार्मिंग पढ़ लेते हैं। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। तो देखिए हमने कई, जैसे इंडिया की बात करें उसके बाद अगर नागालैंड की ही बात करें, तो नागालैंड में क्या होती है, टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है, अभी अभी हम नागालैंड की बात करें। नागालैंड का एक गाँव है चीज़ामी। चीज़ामी में क्या होता है, चीज़ामी फेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और चीज़ामी में सारे चाखेसंग कम्युनिटी के लोग हैं, और वो टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या चीज़ है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आपने नागालैंड में पिक्चर्स गूगल पे देखा होगा, या फिर पिक्चर्स देखी होंगी कि नागालैंड का जो खेत होता है वो इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा होता है ना, ऐसे 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 बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर हैं उधर की खेतों की, है ना। लेकिन इस पे खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर प्लॉट मतलब गिरने का भी तो डर है, अगर ऐसे ऐसे रहेंगे तो मतलब बहुत खेती करना मुश्किल हो जाता है। और पानी भी ऐसे, अगर पानी डाला तो ऐसे सारा नीचे नीचे बह जाता है। तो दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज़ बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन। तो देखें हम वो क्या करते हैं, कट कर देते हैं। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट फॉल्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। वो क्या करते हैं, जैसे उनकी ऐसी ज़मीन होती है तो वो सीढ़ियों जैसे उनकी शेप कर देते हैं, काट काट कर सीढ़ियों जैसी बना देते हैं, इस तरीके की सीढ़ियों जैसे शेप कर देते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ फसल उगाई और यहाँ से पानी डाला, तो पानी इस तरफ नीचे तरफ नहीं बहेगा, ऊपर ही रहेगा, और इससे क्या होती है, उनकी राइस की कल्टीवेशन बहुत ईजिली हो जाती है। तो इसी को हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वो लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं, चेज़ामी गाँव के लोग नागालैंड में। और चेज़ामी गांव में सबके पास खुद की ज़मीन है, और सारे लोग एक साथ अपने फील्ड में काम करते हैं, और 6-8 लोगों का वो ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और एक साथ अपना पूरा काम करते हैं जब तक कि पूरा काम ना हो जाए। और हर ग्रुप एक साथ खाता है, एक साथ काम करता है, जब तक कि सारा काम उनका पूरा ना हो जाए। एक साथ फसलों को निकालना, हार्वेस्टिंग करना, वो सब एक साथ ही करते हैं। ठीक है, तो ये रही नागालैंड की बात। नागालैंड में हमने पढ़ा कि टेरेस फार्मिंग कैसे की जाती है।
अब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे गांव होते हैं जो कि फार्मिंग नहीं करते, कुछ ऐसे गांव होते हैं जो फिशिंग कर लेंगे या दूध वगैरह बेच देंगे, कुछ लोग इसी से अपना गुजारा करते हैं। तो जैसे सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग, बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। अगर हम मध्य प्रदेश, जैसे हमारा इंडिया के मैप में बीच में जितने भी रीजन्स पड़ते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया और आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर फार्मिंग भी होती है और साथ साथ क्या होता है, फॉरेस्ट से जैसे फिशिंग हो गई और दूध वगैरह बेचना हो गया, ये सब भी चलता है। तो कई लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट से चीज़ें लाते हैं और शहरों में बेच आते हैं। जैसे फॉरेस्ट से उन्होंने महुआ लिया, तेंदू की पत्ती ली, हनी ली, और इनको वो बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं और इनसे उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, उन्हें ज़्यादा पैसा मिल जाता है। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूध को बेच देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बताई थी, ऐसी कंपनी जो कि पुअर लोगों से सामान लेती हैं और बदले में उन्हें पैसे देती हैं, है ना। तो कुछ लोग दूध बेच आते हैं विलेज की कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर उधर से दूध ले आते हैं, मतलब दूध ले नहीं आते, जैसे कुछ लोग तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध बेच देते हैं, या फिर कुछ लोग आसपास के गाँवों में या शहरों में दूध बेच आते हैं जो कि मिल्कमैन होते हैं, है ना। इन कोस्टल एरियाज़ अगर हम बात करें ऐसे विलेजेस की जो कि नदी के किनारे हैं, तो वहाँ पर फिशिंग ज़्यादा चलती है, क्योंकि नदी में ज़्यादातर फिशेज़ होती हैं, मछलियाँ होती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी मछुआरे होते हैं जो कि फ़िशिंग ही करते हैं। तो चलिए हम ऐसे गाँव के बारे में पढ़ते हैं, फ़िशिंग फैमिली की कहानी पढ़ते हैं, और ये कहानी है अरुणा और परिवेलन के बारे में, जो कि पुदुपेथ गाँव में पढ़ते हैं, जो कि कल्पत्तू गाँव के एकदम पास ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। अरुणा और परिवेलन की कहानी है ये। तो देखिए, कल्पत्तू से बहुत ही पास एक गांव है पुदुपेथ। पुदुपेथ के लोग ना यहाँ पर फिशिंग ज़्यादा करते हैं। यहाँ के जो घर हैं वो सी के एकदम पास हैं, और आराम से वो अपनी कटामरन्स क्या होती हैं, बोट्स, नाव वगैरह में चले जाते हैं और नेट बिछाकर फिशिंग करते हैं। अबाउट 7 o'clock इन द रनिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, यानी सुबह के 7 बजे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है और काफ़ी लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। इस टाइम जो है वो नाव आसपास खड़ी रहती हैं, और जो वोमेन है, जो महिला हैं, वो आती हैं और मछलियों को खरीद लेती हैं। तो माय हस्बैंड परिवेलन, तो अब ये अरुणा बताती हैं कि मेरे हस्बैंड है परिवेलन और मेरा भाई है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे घर में रहते हैं, वो अभी तक फिशिंग करके आए नहीं है, काफ़ी लेट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि क्या हो गया, वो इतना टाइम हो गया, वो आए क्यों नहीं। वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड और बाकी सारे, मेरा भाई वगैरह किस पे गए थे, अपनी नाव पे गए थे नदियों में फ़िशिंग करने, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। और जब वो आते हैं फिर वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि जब वो आए तो फिर उन्होंने बताया कि वो एक स्टॉर्म में फंस गए थे, एक वो होता है तूफान में फंस गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। फिर जैसे ही वो फ़िश लेकर आए तो मैंने क्या किया, कुछ फ़िश तो अपनी फैमिली के लिए रख दी, और कुछ फ़िश मैंने किन को दे दी, कुछ फ़िश मैंने विल ऑक्शन द रेट, द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। अब देखिए, जैसे वो फ़िश लाए, है ना, कुछ फ़िश, सारी फ़िश ना 4 शेयर्स में बट गई, 4 हिस्सों में बट गई। देखिए, 3 लोग थे, एक ब्रदर, एक उनके हस्बैंड और एक ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये 3 लोग थे जो कि फ़िशिंग कर आए थे। तो इन्होंने क्या किया, तीनों के लिए एक एक मछली रख दी, 1 फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग, एंड द 4th वन इज़ फॉर द इक्विपमेंट। और देखिए, ये भी इन्होंने भी उधार ले रखा है, जैसे के लिए जाल हो गए, मतलब इक्विपमेंट का मतलब कटामरन की बात करें, कटामरन यानी जो उनकी नाव है ना, वो उन्होंने उधार पर ले रखी है, तो इसलिए उन्हें एक मछली देनी पड़ेगी उसको जिससे इन्होंने उधार ले रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 शेयर्स में बांट दिया। सिंस वी आउन द कटामरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू, मतलब इन्होंने कटामरन, नाव हो गई, इंजन हो गया, नेट हो गई, ये सारे ही उधार पर ले रखे हैं। तो जब से इन्होंने ये ले रखे हैं, इन्हें अपना हिस्सा भी कुछ देना पड़ता है उस मालिक को जिनसे इन्होंने उधार पर ले रखे हैं। तो हमने बैंक से ले रखे हैं एंड परचेज्ड एन इंजन, तो इन्होंने बैंक से ही ले रखे हैं और इन्होंने एक इंजन खरीदा है बैंक से उधार पर, फिक्स्ड ऑन द कटामरन, जिसे इन्होंने अपनी नाव में फिक्स कर लिया है। अब क्या होता है, इस इंजन के कारण वो सी में दूर दूर तक जा सकते हैं और अच्छी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और ये बताती हैं कि कई सारी महिला हैं जो मछलियाँ खरीदने आती हैं और अपने टोकरियों में रखकर उन्हें आसपास के विलेजेस में बेच आती हैं। कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जो कि हमसे खरीद लेते हैं मछलियाँ और फिर आसपास अपने
शॉप्स में उन्हें बेच देते हैं और कभी कभी शहरों में भी बेच देते हैं। मैं अपना काम बेचने वाला नून तक ही ख़त्म कर लेती हूँ, दिन तक ही ख़त्म कर लेती हूँ, और शाम में मेरे जो हस्बैंड हैं और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो जो हमारे नेट्स हैं ना उनको रिपेयर करते हैं। हमारा जो जाले हैं मछली पकड़ने के, उनको अगर उनमें कांटा वाटा फंस गया तो उनको निकाल देते हैं। फिर दोबारा अगली सुबह क्या होगा, हम फिर से निकल जाएंगे मछली, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों भाई दोबारा से निकल जाएंगे क्या करने, फिशिंग करने। और कब निकलते हैं ये लोग, टुमारो मॉर्निंग 2 AM, यानी देखिए सुबह के 2 बजे, या हम कह सकते हैं रात के 2 बजे, इतनी जल्दी ये लोग निकल जाते हैं फिशिंग करने। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून। हर साल जब मानसून का सीज़न आता है, मानसून यानी बारिश का, बरसात का मौसम आता है, तो वो ये सी पे नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते सी में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इस समय बहुत बारिश होती है तो वो सी में नहीं जा पाते। और मानसून के सीज़न में जो मछलियाँ होती हैं वो ब्रीड कर रही होती हैं, यानी मछलियाँ अपने अंडे दे रही होती हैं। और इन मंथ्स में वो क्या करते हैं, व्यापारियों से ही उधार ले लेते हैं और व्यापारियों से ही उधार लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इस समय ये मछली फिशिंग करने तो जा नहीं सकते। और उसके बाद जब फिशिंग करने का सीज़न आता है, फिर जब वो फिशिंग करने जाते हैं तो उधर फिर जो भी व्यापारी से इन्होंने उस समय उधार लिया था उसको चुकाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी चुका भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा ही हो पाता है। पिछली साल की ये बात बताती है, पिछले साल क्या हो गया था, काफ़ी सारी सुनामी भी आ गई थी, इस वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई थी। तो ये हमने पढ़ी कहानी इनकी, ठीक है। तो रूरल लिवलीहुड्स यानी गांव के इलाकों का जीवन व्यापन कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ा। रूरल एरियाज़ में ये लोग अलग अलग तरीके से अपनी जीवन व्यापन करते हैं। कुछ फार्म्स में वर्क करते हैं, तो कुछ नॉन फार्म यानी मछली वगैरह बेचकर काम करते हैं, कुछ फार्म में काम करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फार्म में क्या क्या काम होते हैं, लैंड सोइंग, वीडिंग, निराई करना, बुआई करना, ये सारे काम। फिर हार्वेस्ट यानी फसलों को काट देना। और कभी कभी क्या होता है, वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, और वो लोग इन फसलों की उगाई, अब देखिए फसलों की उगाई कब होगी, जब बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ेगी और मतलब नॉर्मल पड़ेगी, तो नेचर के ऊपर ये लोग डिपेंड होते हैं कि नेचर जिस हिसाब से करेगा, अगर ज़्यादा गर्मी देगा तो मतलब उसी हिसाब से नेचर पर डिपेंड होते हैं अपनी फसलों की उगाई के लिए, क्योंकि इनकी सीज़न की वजह से इनकी फसलों की उगाई होती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। बहुत ज़्यादा समय लोग जो फार्मर्स होते हैं वो सोइंग करने में, हार्वेस्टिंग करने में बिजी रहते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री गो डिफरेंट क्रॉप्स, और अलग अलग लोग अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अलग क्रॉप ग्रो होती हैं, तो कहीं और अलग फसल ग्रो की जाती हैं। However, we find similarities in their life situation and in the problems that they face. तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और सबकी लाइफ एक तरीके से सेम ही होती है, बहुत मुश्किल होती है। How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. Many depend on these land for work as laborers. कुछ लोग जो होते हैं उनकी खुद की ज़मीन होती है, वो उसी पर डिपेंड होते हैं। कुछ लोग डिपेंड होते हैं दूसरों की ज़मींदार की ज़मीनों पर, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती। काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए भी फसल उगाते हैं और कुछ मार्केट में बेच आते हैं। कुछ व्यापारियों को फसल बेच देते हैं और उधर से पैसे कमा लेते हैं। सर्वाइवल के लिए यानी जीने के लिए काफ़ी फैमिलीज़ को उधार लेना पड़ता है, और कभी कभी बहुत मुश्किल से वो उधार भी चुका पाते हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं रूरल एरियाज़ में, गांव के इलाकों में, जो कि बहुत लार्ज किसान हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स हैं एक तरीके से। देखिए जैसा हमने पढ़ा था ना पहले, रामलिंगम की कहानी पढ़ी थी, तो रामलिंगम की तरह कुछ लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, जो कि बिज़नेस करते हैं अपना या कुछ एक्टिविटी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर गाँव वाले इलाकों में छोटे फार्मर्स ही होते हैं, या फिर जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती वही लोग पाए जाते हैं। कुछ फिशिंग फैमिलीज़ होती हैं, तो कुछ टोकरियाँ वगैरह बनाने वाली फैमिलीज़ ही पाई जाती हैं गाँव के इलाकों में। डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वो इधर उधर भटकते रहते हैं काम की वजह से, और फिर भी उनका जीवन सर्वाइवल जो है, जीवन व्यापन है, वो अच्छे से नहीं हो पाता, इतनी मुश्किल और मेहनत करने के बाद भी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको चैप्टर, आप बता सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा रूरल लिवलीहुड्स के बारे में, जैसा रूरल लिवलीहुड्स कैसे होते हैं, कुछ लोग क्या अलग अलग काम करते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है हमको। हमने फिशिंग देखा और कई लोगों की कहानी पढ़ी। तो अगर आपको चैप्टर समझ आया और अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।